नमस्कार साथियों, मैं चंद्रशेखर एग्जामपुर के ISPCS चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के हम बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम से यानी कि यूपीएससी या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उससे संबंधित है। उसमें अक्सर इस बात की चर्चा होती रहती है और अक्सर स्टूडेंट में इस चीज़ को लेकर के एक असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि किस टीवी डिबेट को हम फॉलो करें और क्या टीवी डिबेट को फॉलो करना भी चाहिए या नहीं चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस कितना है, प्रारंभिक परीक्षा में उसकी भूमिका है या मुख्य परीक्षा में उसकी भूमिका है। तो यहाँ जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, खास करके यूपीएससी की बात करूं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, और इसी के समानांतर जो राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग हैं उनके भी जो एग्जाम होते हैं 3 चरणों में होते हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में जो भूमिका होती है आपकी और साक्षात्कार में भी आपकी ही भूमिका होती है, लेकिन जो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में जीएस का जो विषय है और जीएस का जो दायरा है वो काफी ज्यादा वाइब्रेंट है, काफी ज्यादा विस्तृत है। ऐसी स्थिति में जो टीवी डिबेट्स हैं अक्सर इस बात को लेकर के चर्चा होती रहती है और उसको लेकर के एक संदेह की स्थिति बनी रहती है कि जो डिबेट्स हैं उनको कितना महत्व दिया जाना चाहिए, और वो महत्व अगर हम दे भी रहे हैं तो क्या वो हमारे मुख्य परीक्षा में या प्रारंभिक परीक्षा में काम आएगा या नहीं आएगा। तो इसको लेकर के आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और समझेंगे कि कितना इंपॉर्टेंस है आपके मुख्य परीक्षा में या फिर प्रारंभिक परीक्षा में या फिर साक्षात्कार में। तीनों परीक्षाओं के तीनों चरणों की हम बात करेंगे, तीनों चरणों में इसकी क्या भूमिका है। तो एक एक करके सभी पहलुओं पर बात करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि ये 3 चरणों में होता है: प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार। साक्षात्कार, ये 3 चरणों में ये एग्जाम कंप्लीट होता है। आप इसको क्रैक करते हैं, इसको क्रैक करने के बाद आप मुख्य परीक्षा जो लिखित होता है, लिखित आप देते हैं, उसके बाद आप साक्षात्कार होते हैं जिसको पर्सनालिटी टेस्ट भी कहा जाता है, आम बोलचाल की भाषा में उसे हम इंटरव्यू भी कहते हैं। तो जो पहला चरण है, ये पहला चरण ऑब्जेक्टिव होता है यानी कि बहुविकल्पी होता है, जिसमें एक प्रश्न दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो यूपीपीसीएस में 150 होता है, यूपीएससी में उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं। तो क्वेश्चंस जो होते हैं, क्वेश्चन आपको दिया होता है, उसके 4 विकल्प होते हैं यानी कि ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। तो यहां पर कहा जाता है कि कुछ चीजें मेंस की अपेक्षा यानी कि मुख्य परीक्षा की अपेक्षा ये आसान होता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। फिर भी अगर इस परीक्षा को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो मुख्य परीक्षा जो आपकी लिखित परीक्षा होती है, ठीक है, तो इस परीक्षा में आपको सतही ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। आपसे एग्जामिनर और जो परीक्षक है वो चाहता है कि आप सभी विषयों का जो आपसे पूछा जा रहा है और जो आपके सिलेबस में दिया गया है, सिलेबस ऑलरेडी आप लोगों के सामने डिस्कस किया जा चुका है, यूट्यूब पर उसकी वीडियो डली हुई हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो सिर्फ सतही ज्ञान लेकर के या किताब में जो बातें लिखी गई हैं, जिसे संक्षेप में या आम बोलचाल की भाषा में किताबी कीड़ा भी कहा जाता है, कि सिर्फ किताबी कीड़ा बनने से नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर समसामयिक विषय से समसामयिक किसी विषय पर आपसे प्रश्न पूछा गया है या इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो एग्जामिनर कई तरह से प्रश्न पूछता है। कई तरह से प्रश्न पूछने का मतलब यह है कि
उसमें क्या आपको बताना है, क्या बताने का तात्पर्य यह है कि आपसे मूल्यांकन पूछा गया है। अगर कोई योजना है या कोई घटना है, राष्ट्रीय घटना और वैश्विक घटना दोनों हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों घटना हो सकती है, तो उन घटनाओं के बारे में आपका क्या सोचना है, आप उस घटना के बारे में क्या विचार रखते हैं, और उस विचार को ध्यान में रखते हुए ये भी समझना जरूरी होता है कि अगर उसका पक्ष विपक्ष आपसे पूछा जाए, पक्ष विपक्ष, तो दोनों का नॉलेज आपको होना चाहिए। अब नॉलेज, सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ किताबों से मिलेगा? तो मेरा मानना है कि बिल्कुल नहीं, सिर्फ किताबों से नहीं मिलेगा। जो समसामयिक विषय होते हैं उनका ज्ञान, जो टीवी डिबेट्स हैं और उनमें जो विषय शामिल किए जाते हैं, उनकी भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अब आते हैं इनके एक एक करके सभी पक्षों पर कि वो कौन कौन से पक्ष हैं जिसको ध्यान में रखते हुए जो टीवी डिबेट्स हैं उनकी भूमिका हमारे लिए, एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए या फिर जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का विद्यार्थी है उसके लिए, या यूं कहें प्रतियोगी है, उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहां तक हमने समझ लिया। अब इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं क्रमशः। समसामयिक विषय, इसमें जो चयन किया जाता है टीवी डिबेट में, जैसे कि संसद टीवी, संसद टीवी में इसमें दो शामिल हैं, एक तो राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी। ठीक, इन दोनों पर महत्वपूर्ण डिबेट प्रकाशित होती हैं, लगभग डेली प्रसारित होती हैं। ठीक है, तो इस पर जो डिबेट प्रसारित किया जाता है तो उस डिबेट में उन्हीं विषयों को शामिल किया जाता है जो समसामयिक होते हैं। ठीक है, समसामयिक होने के साथ साथ इन विषयों का चयन इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, जैसे टॉपिक का चयन की बात करूं, टॉपिक का चयन उसी स्तर पर किया जाता है जिसमें बहुत सारे पक्ष और विपक्ष शामिल होते हैं। उसके फायदे, नुकसान और सोसाइटी के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करते हैं। संक्षेप में कहूं तो जनता का जिससे सरोकार होता है। अब जब हम सरोकार की बात कर रहे हैं, जनता का सरोकार, तो आप एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आप एक नौकरशाह बनने जा रहे हैं। तो नौकरशाह बनने जा रहे हैं तो आपकी समझ किसकी होनी चाहिए? उस विषय की होनी चाहिए जो विषय आम जनता से संबंधित हो या फिर आपके जीवन को प्रभावित करता हो, या तो उनके सामाजिक पक्ष से जुड़ा हो या फिर अधिकारों से संबंधित जुड़ा मुद्दा हो, कुछ भी हो सकता है। तो इनका सबसे पहले विषय की बात की तो विषय का चयन समसामयिक होता है। टॉपिक का जो चयन होता है वो कैसा होता है? टॉपिक की बात करूं, महत्वपूर्ण होता है। ये टॉपिक ऐसे ही कोई टॉपिक नहीं ले लिया जाता है, इस टीवी डिबेट में महत्वपूर्ण टॉपिक को ही लिया जाता है। तो एक तो ये बात है, हमने बात कर ली कि विषय का चयन, टॉपिक जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें जो डिबेट होते हैं और जो डिबेट में शामिल होते हैं, जिनको पैनलिस्ट कहा जाता है, वो अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं। तो विशेषज्ञों की राय की अगर बात करें तो विशेषज्ञ कौन कौन शामिल होते हैं और उनकी क्या राय होते हैं? जैसे भूतपूर्व राजदूत हैं, कभी कभी जो वर्तमान है उनको भी शामिल कर लिया जाता है उनका पक्ष रखने के लिए। ठीक है, इसमें पत्रकार शामिल होते हैं, जो पत्रकार जिनको आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, उनके लेख पढ़ते हैं, उनके आर्टिकल पढ़ते हैं, ये इसमें शामिल होते हैं। किसी विषय के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, किसी विषय के, जैसे कि इको, ठीक है, इकोनॉमी के होंगे, कानून के विशेषज्ञ हो सकते हैं, कानून के विशेषज्ञ हो सकते हैं। किसी सोशल एक्टिविटी की बात की जाए, किसी सामाजिक क्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला या तो किसी एनजीओ से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, गैर सरकारी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है, सोशल एक्टिविस्ट हो सकता है, या फिर उससे संबंधित ज्ञान रखने वाला कोई और व्यक्ति हो सकता है। तो विषय विशेषज्ञ होते हैं और इन विषय विशेषज्ञों में ऐसे जैसे मान लीजिए कि रिटायर्ड
रिटायर्ड जो जज होते हैं ये भी इसमें शामिल होते हैं। अगर कोई कानून का पक्ष है या विधि से संबंधित कोई मसला है तो इसमें ये शामिल होते ही हैं। जैसे हाल में ही कई सारे डिबेट ऐसे आए जिसमें जो महिलाओं से संबंधित मुद्दे थे, महिलाओं से और अधिकार से संबंधित मुद्दे थे, उसमें इनको शामिल किया गया जो रिटायर्ड जज थे। ठीक है, अधिकारों से संबंधित मुद्दे, महिलाओं से संबंधित मुद्दे या फिर कोई और मुद्दा जिसमें इनकी आवश्यकता होती है तो ये शामिल होते हैं और इनके विचार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इनके विचार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण क्यों होता है? तो इनका एक लंबा अनुभव होता है, एक लंबा अनुभव होता है। वो अनुभव के आधार पर जो बातें कहते हैं वो बातें किसी किताब से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक, अब इसमें वाद, प्रतिवाद और संवाद, इसका क्या मतलब है? वाद, प्रतिवाद और संवाद, किसी विषय को लेकर के एक व्यक्ति अगर कोई बात कह रहा है तो हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति उसको लेकर के असहमत हो, उन विचारों से असहमत हो। अगर उन विचारों से असहमत है तो वहां पे प्रतिवाद की संभावना बनती है और सब कुछ मिला करके विषय की जब हम बात करते हैं तो एक संवाद की स्थिति होती है और वहां पर देखा जाता है कि सब कुछ लगभग सभी लोग सहमत होते हैं और अपने विचार देते हैं कि यहां पर इस रिफॉर्म की आवश्यकता है और ये जो कदम उठाया गया है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाएगा और या खराब माना जाएगा। जैसा जो विषय होता है उसके अकॉर्डिंग ये चीजें निर्धारित होती हैं। पक्ष और विपक्ष वहां पर देखा जाता है कि पक्ष क्या हो सकता है, जो अगर दो पैनलिस्ट शामिल किए जाते हैं तो एक पक्ष सामान्यतः यह ऐसा होता है कि एक पक्ष से होते हैं, एक विपक्ष से होते हैं। यानी कि किसी विषय को लेकर के मानवाधिकार से संबंधित अगर कोई मुद्दा है तो उस मुद्दे पर एक व्यक्ति, अगर कोई कार्य किया गया है, कार्यपालिका जो हमारी संसद है, कोई कानून बनाया गया है तो उसको लेकर के एक व्यक्ति सपोर्ट में होता है और दूसरा व्यक्ति उसके विपक्ष में होता है, उसका विरोध करता है, तो दोनों ही यहां पर हमें विचार देखने को मिल जाते हैं। यानी किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष दोनों ही विचार हो जाते हैं। अब थोड़ा सा हम आते हैं जो प्रश्न पत्र हैं या फिर जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपसे पक्ष पूछा जाए, आपसे उसकी आलोचना भी पूछी जाती है, आलोचना भी पूछा जाता है, विश्लेषण भी पूछा जाता है, व्याख्या भी पूछ लिया जाता है और मूल्यांकन भी पूछ लिया जाता है। तो जब पक्ष, आलोचना, विश्लेषण, व्याख्या और मूल्यांकन, ये जब पक्ष पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें जो आपका एग्जाम है और उस एग्जाम में एक और चीज होती है टिप्पणी करना। इतनी सारी चीजें जब शामिल होती हैं तो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप उस विषय का समग्र अध्ययन करें और उसका ज्ञान रखें। तो समग्र अध्ययन और ज्ञान के लिए जरूरी है कि पक्ष भी आपको आना चाहिए और जैसा कि यहां पे बताया गया है पक्ष और विपक्ष, आपको उसकी आलोचना अगर आपसे पूछी जाती है तो वो भी आनी चाहिए। विश्लेषण करने के लिए कहा जाए तो वो भी आपको समझ होनी चाहिए, उसकी समझ बेहतर होनी चाहिए। व्याख्या करने के लिए कहा जाए तो उसकी भी समझ आपके पास होनी चाहिए और मूल्यांकन करने के लिए कहा जाए कि कितना वो सही है या गलत है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर उस पर टिप्पणी मांगी जा रही है तो टिप्पणी के लिए भी आपको तैयार रहना है और उस पर टिप्पणी आपको देनी है। कई ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें ये आपसे पूछ लिया जाता है कि आपकी राय क्या है, आपकी राय क्या है। दरअसल जब आपकी राय पूछी जाती है तो वो आपकी राय होती नहीं है। एक्चुअली उसमें जो बातें बताई गई हैं वही बातें इसमें शामिल होती हैं।
उसी को आप अपनी राय कहिए या विशेषज्ञों की राय कहिए। तो जब विशेषज्ञों की राय है और उसे आप अपना बना करके प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास समझ होनी चाहिए। तो इन डिबेट यानी कि टीवी डिबेट्स, खास करके मैं बात करूंगा राज्यसभा और लोकसभा जो टीवी डिबेट होता है, संक्षेप में कहें तो संसद टीवी में जो डिबेट होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। उसमें सीक्वेंस में क्या है, ठीक है, अगर किसी विषय की बात करूं तो क्या है, क्यों है, विषय क्या है, उसका पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, अभी तक की क्या प्रगति रही है, क्या सुधार उसमें होने चाहिए, यानी कि जिसे आप कहते हैं सलाह देना कि सलाह क्या हो सकता है। ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। और जब ये सारी चीजें आपको एक जगह मिल रही हैं, किसी टीवी डिबेट में मिल रही हैं, तो मैं निसंदेह कहूंगा कि टीवी डिबेट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब उत्तर लेखन में इसकी भूमिका, उत्तर लेखन में जब हम भूमिका की बात कर रहे हैं तो ये सभी पक्ष आपके सामने हैं और इन्हीं सभी पक्षों के आधार पर उत्तर लेखन में टीवी डिबेट की भूमिका आप खुद ही निर्धारित कर सकते हैं कि ये टीवी डिबेट क्यों महत्वपूर्ण है। अब नवीन सुझाव, जैसा कि मैंने बताया कि आपसे आपकी राय पूछी जाती है कि आपकी राय इस विषय पर क्या है, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। तो यहां से वो चीजें आपको मिल रही हैं। किसी विषय पर अगर सभी एंगल से आप नहीं सोच पा रहे हैं तो इस डिबेट में वो सारी चीजें शामिल होती हैं। एक लंबा अनुभव होता है और उसी अनुभव के आधार पर आपको चीजें बताई जाती हैं। सवाल ये उठता है कि बाकी एस्पिरेंट भी क्या कहते हैं इसको लेकर के, टीवी डिबेट्स को लेकर के। तो आप लोगों को याद होगा अन्नू कुमारी, अन्नू कुमारी ने जब उनसे उनका इंटरव्यू हुआ, जब सिलेक्शन हो गया, अनु कुमारी से पूछा गया कि आपने किन किन सोर्स को फॉलो किए, आपकी सफलता में कौन कौन से सोर्स थे जो महत्वपूर्ण थे, जिनको आपने फॉलो किया आसान समझ के लिए, आप समय बचाने के लिए। तो उन्होंने राज्यसभा टीवी डिबेट की भूमिका को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उन्होंने बताया था कि राज्यसभा टीवी पर देश देशांतर विशेष आता था। उस विशेष को मैं खाना खाते समय या खाली समय में, जब भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था या खास करके खाना खाते समय हम सुनते रहते थे और उसका मुझे बहुत ज़्यादा लाभ मिला और उसकी बदौलत मेरा जो सिलेक्शन है वो काफ़ी आसान हो गया था। ये उनका कहना है। अगर आप लोग सर्च करना चाहें या YouTube पर देखना चाहें तो YouTube पर है। उनका सरोकार का एक सेशन भी है जो राज्यसभा टीवी पर प्रसारित हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। YouTube पर सर्च करेंगे वो मिल जाएगा। तो जो टॉपर्स हैं उनकी भी राय यही है कि ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होते हैं। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इसमें हमारी भूमिका क्या है, यानी कि एग्जामपुर की भूमिका क्या है। अब इस पर बात कर लेते हैं। तो अगर मैं एग्जामपुर की भूमिका के बारे में बात करूं कि एग्जामपुर की भूमिका इसमें क्या है, तो एग्जामपुर की भूमिका यह है कि इसमें जो डिबेट प्रसारित होते हैं और जो बातें कही जाती हैं, अक्सर जैसे मान लीजिए कि रेपो रेट की बात, यहां पर रेपो रेट की बात कही गई किसी विशेषज्ञ के द्वारा। अब आप टीवी डिबेट सुन तो रहे हैं, आपने रेपो रेट समझा तो है, अगर आप सुना तो है लेकिन समझा नहीं है, अगर आप इसकी समझ नहीं रखते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है कि रेपो रेट क्या होता है, ठीक है। या फिर यहां एक जनहित याचिका PIL, इसकी बात कर लीजिए जो इस समय काफी ज्यादा प्रचलन में है। PIL होता क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और ये कब से आया, क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो यहां पर जो विशेषज्ञ होते हैं वो PIL की बात करके, जनहित याचिका की बात करके फिर आगे वो चले जाते हैं। चूंकि ये जो डिबेट्स होती हैं 25 से 27 मिनट तक की ये डिबेट होती हैं। अब इतने कम समय में एक विशेषज्ञ के लिए सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं होता। सब कुछ बताने का मतलब वो आपको ये नहीं उनके पास बताने के लिए समय होता है कि PIL कब आया, इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है, और इसकी प्रकृति कैसी है।
उनके पास इतना समय नहीं होता, वो बता देते हैं। अब आप पर ये डिपेंड करता है कि आप उन चीज़ों को समझते हैं या नहीं समझते हैं। तो जो नए बच्चे हैं जो लगातार प्री और मेंस दे रहे हैं, ठीक है, संभव है कि उनको इसका ज्ञान होगा, या फिर रेपो रेट का ज्ञान होगा, रिवर्स रेपो रेट का ज्ञान होगा, समृद्धि का ज्ञान होगा, विकास का ज्ञान होगा कि समृद्धि और विकास में क्या अंतर है। लेकिन उन नए बच्चों के लिए जो अभी इस तैयारी में कदम रख रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने के साथ ही कठिन हो सकता है। तो इसके लिए जो एग्जामपुर पर डेली राज्यसभा टीवी डिबेट्स और लोकसभा जो टीवी पर डिबेट्स प्रसारित हुई हैं, उसके एक एक टॉपिक्स को लेकर के, महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर के हम बात करते हैं और उसकी पृष्ठभूमि से लेकर के अभी तक की बातें हम उसमें शामिल करते हैं। उसके एक एक पहलुओं को, अब एक एक पक्ष की बात कर लें, ठीक है। जैसे किसी विषय का अगर प्रश्न की यहां पर बात करूं, तो प्रश्न में या फिर किसी विषय, किसी टॉपिक की बात करूं, तो वहां पर आपसे क्या मांगता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति चर्चा में है, ये तो समझ में आ गया, चर्चा में है, या फिर इसको ऐसे कर लीजिए, चर्चा में क्यों। ये बातें तो समझ में आ गई कि ये विषय चर्चा में है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है उसकी पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि, ये कोई विषय चर्चा में है तो चर्चा में क्यों है। अगर कोई उस पर प्रगति हुई है, जैसे CAA को लेकर के अगर बात हुई है, तो वो उसकी चर्चा में तो चर्चा तो हुई है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्या वजह है, क्या कारण है कि वो चर्चा में रहा है। एक बात ये हो गई, ठीक है। उसका पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, ठीक। पक्ष विपक्ष के साथ उसमें और क्या चीजें हमें शामिल करनी होंगी, जैसे कि आलोचना, आलोचना के बिंदु क्या हैं, ठीक है। आलोचना के बिंदु के साथ साथ एक ये भी चीज ध्यान रखनी है कि हमारा निष्कर्ष क्या होगा। यहां पर सुझाव के साथ निष्कर्ष क्या होगा, ठीक है, निष्कर्ष क्या होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इस पर प्रश्न बनता है तो प्रश्न का प्रारूप क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, यानी कि प्रश्न कैसा होगा, प्रश्न कैसा बन सकता है, ठीक है, प्रश्न कैसा बन सकता है। तो हम यानी कि एग्जामपुर की बात कर रहा हूं, जब किसी टीवी डिबेट्स को लिया जाता है तो इस प्रारूप में चलते हैं हम कि चर्चा में अगर कोई न्यूज है या कोई टॉपिक चर्चा में है तो वो चर्चा में क्यों है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसका पक्ष विपक्ष क्या है, अगर आलोचना है तो आलोचना क्या है, सुझाव उसमें क्या हो सकता है और सुझाव के साथ हम निष्कर्ष क्या दे सकते हैं और संभावित प्रश्न क्या हो सकता है। तो टीवी डिबेट्स को ध्यान में रखते हुए, आपकी परीक्षा में उसके महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी कोशिश यही रहती है कि इसी प्रारूप में जो आपको बिल्कुल जो परीक्षा में पूछा जाता है उसी पैटर्न पर हम चलें और टू द पॉइंट किसी भी विषय पर बात करें। तो इसलिए हमारा महत्व इस संदर्भ में और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप लोग इस विषय को फॉलो करिए, इस सेशन को फॉलो करिए जो एग्जामपुर ISPCS बाय एग्जामपुर पर जो टीवी डिबेट लगातार दी जाती हैं, उसकी कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में आप शामिल होइए और अपनी सफलता को और आसान बनाइए। नमस्कार।